काफ़ी सीजनड एनालिस्ट, और किम एंग के ऑफ कोर्स लीड कर रहे हैं इंडिया बिजनेस। जिगर, आप बातचीत सुन रहे थे मारुति की। मारुति को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था एक टाइम पे, और क्योंकि उनके पास ईवी नहीं था। टाटा मोटर्स अपने ईवी स्ट्रेटजी से गेन करता जा रहा था मार्केट शेयर, उनके पास एसयूवी नहीं थे। बट आप देखिए कितनी कैंडिडेट तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया मार्केट शेयर लॉस, स्ट्रैटेजी में गैप्स, और उसको स्पीड से कवर करने की भी बात कर रहे हैं। स्टॉक 8000 पे आ गया है। आपकी क्या राय है इस कंपनी पे? स्टॉक पे नहीं बट कंपनी पे। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ग्रेट कंपनी होती है वो हमेशा अपनी कोई कमी होती है उसको एक्सेप्ट करती है, तभी जाके वो फिर से विन बैक करेगी अपना मार्केट शेयर और अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो पोजीशन थी उसको। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट उनका जो ईवी का प्लान है वो काफी सॉलिड है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बैटरी कॉस्ट जो ईवी का 50% होती है उसमें इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कर रहे हैं, जो कि कोई भी इंडियन कंपनी अभी तक नहीं कर पाई है। और मेरे ख्याल में अगर वो उनके कंट्रोल में होगा तो उनका जो ईवी निकलेगा वो सबसे चीप होगा और वो मास सेगमेंट के लिए इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि आज की तारीख में अगर कोई भी ईवी इंडिया में अवेलेबल है तो वो 10 लाख के ऊपर है। तो अगर आप उसको प्राइस को जितना करीब लाओगे, जो कि नॉर्मल व्हीकल के मुकाबले में अगर करीबी प्राइस होगी, तो उससे काफी लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये मेरे ख्याल में मारुति कर पाएगी। उनकी जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, वेंडर बेस है, उसके हिसाब से डेफिनेटली ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए उनकी रहेगी। ठीक है, एब्सोल्युटली। जिगर, गुड आफ्टरनून। प्रियंका यार, ये तो एक ऑटो सेक्टर है जिसे हम लगातार इस पर कई सारे एक्सपर्ट ओपिनियन दे चुके हैं, और जिस पर बात भी हो रही है कि ये एक स्पेस है शायद जहां पर अब नजर होनी चाहिए। इसके अलावा जिगर, और कहाँ आपको वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखती है? आज सुबह ही हम और अजय डिस्कस कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स चाहे जितने मर्जी करेक्ट हो गए हों, इस स्पेसेस में भी एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया। आपको लगता है कि वहां शायद कोई वैल्यू इमर्ज होती है, वहां पर अब खरीदारी के मौके होंगे, या अभी भी आप ग्रोथ स्टॉक से दूर रहना चाहेंगे? प्रियंका, मैं आपके लिए वो डेटा लगाता हूँ, उसके बाद आपको मजा आएगा देखने में। अगर हम डेटा लेके आए कि पीक ग्रोथ के एस्टिमेट्स के टाइम पे ये टॉप 4-5 कंपनी के वैल्यूएशन क्या थे, अब कैसे हो गए, ये वैल्यूएशन करेक्शन है। हाँ जिगर, बताएं वैल्यूएशन करेक्शन को कैसे देखते हैं आप आईटी के? देखिए, जहां तक हमने समझा है, अलग अलग जो कमेंट्री है वर्ल्ड मार्केट में टेक कंपनीज की और हमारी कंपनीज की, कि अगले 2-3 साल तक जो रोड मैप काफी अच्छा है और क्लाउड कंप्यूटिंग में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एआई में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पूरी जगह पे वर्ल्ड में 5G रोल आउट चल रहा है। तो ये सब की वजह से कुल मिला के टेक स्पेंडिंग बढ़ेगी। और इसके चलते हुए मुझे लगता है कि मैक्रो सिग्नल्स अच्छे नहीं है और एक मार्केट में करेक्शन ग्लोबली आया हुआ है। तो ये सब स्टॉक्स में भी करेक्शन आया है, क्योंकि काफी लिक्विडिटी के लिए भी ड्रिवन थे। पर इंडियन कंपनीज की बात अलग है, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट बिजनेस में है, सर्विसेज बिजनेस में है, और उनके फ्री कैश फ्लो काफी अच्छा है, एमएनडे भी कर रहे हैं। तो ये कंपनीज के अंदर मुझे लगता है कि निवेश के लिए बहुत अच्छा करेक्शन मिला है इन्वेस्टर्स को। और ये हमेशा से मार्केट के फेवरेट इसलिए भी रहे हैं कि इनमें कोई गवर्नेंस रिलेटेड कंसर्न नहीं है, इनमें कोई ईएसजी के रिलेटेड भी कंसर्न ज्यादातर नहीं है। तो इसके चलते हुए हमें लगता है कि ये सेक्टर में डेफिनेटली अभी ये प्राइस से इन्फोसिस, विप्रो, टेकएम, एचसीएल टेक, ये सारे स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छी वैल्यू है, और हमारा बाय रेटिंग है ये स्टॉक्स के ऊपर। बिल्कुल जिगर, हाय, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस के फ्रंट पर आईटी स्पेस पर आपका नजरिया हमने जाना, लेकिन इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच आपका क्या है? बाजार पर आप नजरिया फिलहाल क्या रखते हैं? जी, ओवरऑल हमारा व्यू थोड़ा सा लेस सैंग्विन ही है, क्योंकि जो हम वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे थे वो प्ले आउट हो चुका है, इन द सेंस के इंटरेस्ट रेट बड़े हैं, इन्फ्लेशन काफी बड़ा है, और इंटरेस्ट रेट्स आगे भी बढ़ने की गुंजाइश है नियर टर्म के अंदर। तो इसके चलते हुए जो है मार्केट में एक वैल्यूएशन कंसर्न आएगा। आगे आगे आने वाले नतीजों में भी डाउनग्रेड की संभावनाएं बढ़ गई है। तो यहाँ से अभी मार्केट जो है, हम अगर हमारा टारगेट वैल्यू देखें निफ्टी का, तो अराउंड 14,700 है।
तो उसके बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन अभी एक मार्केट में बाउंस बैक आया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब रेट बढ़ेगा और लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स जब बढ़ेंगे, अमेरिका में फेड इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से मार्केट में और एक गिरावट आ सकती है। तो अगले जो 6 महीने हैं उसमें काफी सारे हेडविंड्स हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यूड है, एनर्जी प्राइसेस कंटिन्यूड हाई है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। तो ये सारे जो और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इक्विटी मार्केट के लिए सब अच्छा संकेत नहीं है। तो हमको लगता है कि ये मार्केट एक बार नीचे जाके एक रेंज में रहेगा, और बाद में जब पॉजिटिव कैटलिस्ट इमर्ज करेंगे तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के स्कोप रहेगा। सो वो शायद उसमें 6 महीना से 9 महीना लग सकता है। तो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी है इस टाइम पे, और पर्टिकुलरली जैसे टेलीकॉम में भारती है, इंडस टावर्स है, वो सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, और उसमें इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस हो सकती है ऐसा लग रहा है। टेलीकॉम की मैंने बात की। ऑटो सेक्टर में हमारी पसंद इन पर्टिकुलर है ट्रैक्टर्स में, जहां पे महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स दोनों एक अच्छे लेवल पे है, और इस साल भी नॉर्मल मॉनसून की फोरकास्ट है, तो वहां पे भी कुछ कुल मिला के अच्छी संभावनाएं हैं। फिर रिन्यूएबल्स के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है इस सेक्टर में, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी साथ में जाते हैं, और एनर्जी सिक्योरिटी की अभी हमें जरूरत पूरे वर्ल्ड को महसूस होती है, इंडिया को भी होती है। तो टाटा पावर देख सकते हैं, जो कि हमें लगता है कि अच्छा करेक्ट हो चुका है करीब 300 रुपए के प्राइस से। तो ये सब जो स्टॉक्स हैं हमको काफी फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। हम सीमेंट भी कवर करते हैं, लेकिन सीमेंट में भी फिलहाल लगता है कि काफी प्रेशर रहेगा, एनर्जी कॉस्ट जब तक हाई रहेंगे तो सीमेंट में इतना मजा नहीं रहेगा, तो कुछ करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए। राइट, आप पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं स्टॉक लेने के लिए। मैं आपको एक पॉजिटिव ट्रिगर दिखाता हूं, वो है बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ। हमने देखा कई महीनों से 8% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सिस्टम की चल रही थी लगभग, अब जो है वो डबल डिजिट में आ गई है, 10 क्रॉस कर गई है। वो देखिए ग्राफ आपके स्क्रीन पे आता हुआ, कहीं ना कहीं क्रेडिट ग्रोथ पिकअप कर रही है। जब हमने टॉप 5 या हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ वाले बैंक्स देख के परफॉर्मेंस देखी इस क्वार्टर, तो जिगर हमने पाया कि आप देखिए HDFC बैंक ने 21% की ग्रोथ दिखाई इस क्वार्टर, ICICI ने 17, कोटक ने 21, एक्सिस बैंक ने भी 15% की लोन ग्रोथ दिखाई। तो अगर बैंकिंग में आपका व्यू जानना चाहूँ मैं कि इस गिरावट में नेक्स्ट 3 से 6 महीने में जो आप देख रहे हैं कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, तो इनमें से कोई नाम आपको आते हैं समझ में? क्लियरली HDFC बैंक, जो कि अभी दोनों कंपनी का मर्ज होके HDFC बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो जो एकदम बेलवेदर ब्लू चिप कंपनी इंडिया में रही है इतने सालों में, वो ही आपको अच्छे करेक्शन वाले दाम पे मिल रही है। और ICICI बैंक भी बहुत अच्छा कर रही है, एक्सिस बैंक भी बहुत अच्छा कर रही है। लकीली ये सब बैंक्स के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज अच्छे हैं, और उन्होंने जो ओवर प्रोविजंस किए थे ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो वो अब काफी सारे रिवर्स भी हो चुके हैं। तो ओवरऑल दे आर सिटिंग इन अ वेरी प्रिटी पोजीशन, और वो मार्केट शेयर भी गेन करेंगे क्योंकि उनका टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ अच्छा है, कैपिटल बेस है, कोई इशू नहीं है उनके लिए ग्रो करने में। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉप 3 बैंक है उसी के ऊपर लोगों को फोकस करना चाहिए प्राइवेट बैंक्स में। तो ये कुल मिला के स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी फॉर प्राइवेट बैंक्स। बिफोर वी लेट यू गो, एक और सवाल, क्योंकि आप कीमिंग एक बड़े FII कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में, और आप व्यू भी समझते हैं, उस फ्रेटर्निटी में आपके काफ़ी फ्रेंड्स भी होंगे। FII फ्लोज पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि जब हमने डेटा देखा कि लास्ट 1 साल में FIIs ने उतना सेलिंग किया इंडिया में, जो 2009 से 2020 तक 2.95 लाख करोड़, करीब 3 लाख करोड़ से 5,000 करोड़ कम खरीदारी की थी, और यहाँ उन्होंने 1 साल में ही 3 लाख के ऊपर बेच दिया। तो 11 साल का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 1 साल में निकल गया। आपको ये कहीं इंप्रूव होता हुआ नजर आता है, या आपको ये प्रेशर बना रहेगा बाजार पे आपके हिसाब से? देखिए, FII का होल्डिंग तो इंडिया में हमेशा से बहुत रहा है, और ये एक पर्टिकुलरली अनयूजुअल ईयर है जिसमें बहुत सारा आउटफ्लो हुआ है, तो और वो चल रहा है फिलहाल भी। तो मैक्रो फैक्टर्स बहुत इसमें महत्व रखते हैं।
तो जैसे ही अगर आप देखते हैं कि INR वीक होता है तो वो उनके लिए नेगेटिव है। दूसरा, एनर्जी का जो हमारा इंपोर्ट है वो बहुत हाई है, तो वो भी नेगेटिव है। और जो हमारा एक टाइम पे करंट अकाउंट में सरप्लस हो गया था वो भी रिवर्स हो रहा है। तो ये सारे जो कुल मिला के फैक्टर्स हैं उससे शायद मेरे ख्याल में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडिया को इतना फेवरेबल नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल होल्डिंग अभी भी कुछ 19% है टोटल मार्केट का उनका, जो कि पीक में शायद 21.5 या 22% गया था, तो 2-3% होल्डिंग उनका बिका है। लेकिन आप जानते हैं कि एफआई का नेचर ऐसा है कि जब पॉजिटिव फैक्टर्स आएंगे तो इंडिया जैसे बड़े मार्केट में वो ऐसे ही खरीदारी 1 या 2 महीने में 3 महीने में कर सकते हैं, बहुत बड़ी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैक्रो फैक्टर्स को इम्प्रूव होना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि कहानी है और कोई रीजन नहीं है। ओवरऑल एज ए ऑल्टरनेटिव, ग्लोबल ऑल्टरनेटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया काफी अच्छी तरह से इमर्ज हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ओवरऑल कोई हमारे यहाँ पे इश्यूज नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है और रुपी भी स्टेबिलाईज हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज वापस आएंगे, क्योंकि फॉरेनर्स का इंडियन कंपनीज के अंदर इंटरेस्ट अभी भी बहुत अच्छा है और उनके इंक्वायरीज और मॉनिटरिंग ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कि पास्ट में थे। ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली जिगर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टुडे, आज अपने समय दिया और इन सारे मैटर्स पर हमसे डिस्कशन की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, जिगर हमसे बात कर रहे थे, अपना व्यू शेयर कर रहे